हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार आप रिवीजन कर रहे होंगे जो हम वीडियो डाल रहे हैं। जैसे कि आपने जो यूपी ट्रिपल एससी में जो हमारा एक सिलेबस दिया था, उसमें एक हमारा पार्ट था गरीबी, और गरीबी के बाद दहेज था। तो हम जो वीडियो, अगर हम सारी वीडियो एक साथ बनाएंगे सारे टॉपिक को लेकर, तो उसमें हमारी जो वीडियो होगी बहुत लंबी जाएगी और उसको अपलोड करने में हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी भी उस प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जिससे हम उसका उपयोग कर पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम जितने भी टॉपिक करवाएंगे तो उसको पहले हम थ्योरी कंप्लीट करवाते हैं और उसके बाद हम उस टॉपिक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब अब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा जो सिलेबस में था गरीबी दहेज के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो गरीबी के बारे में करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। उस पर हम पढ़ाएँगे दहेज के बारे में कि दहेज के हानि क्या होती हैं, दहेज क्यों गलत है, क्यों क्या क्या उसके उल्लंघन है, कौन सा हमारा भारत में अधिनियम बना था दहेज के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गरीबी। गरीबी जानते हो, गरीबी का जो मेन कारण होता है वो हमारी होती है बेरोज़गारी और बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे हमारी जो समाज में रहने वाले संसाधन होते हैं, जीवन यापन करने वाले संसाधन होते हैं, उसमें लगातार गिरावट आती है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर आपके परिवार में पहले 10 लोग थे और अगर जनसंख्या बढ़ी तो 20 लोग हो गए, लेकिन आपके घर में साधन उतने ही थी, कहने का मतलब साधन कम है और आपकी जनसंख्या घर के परिवार बड़ा हो गया, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये भी एक जरिया होगा गरीब होने का। मान लो 10 घर में आपके 10 लोग थे और 10 लोगों के पास लगभग 5 बाइक थी। ठीक है, मान लीजिए 5 बाइक थी, और जब ये हमारे घर की जो फैमिली वो बढ़ गई, 20 फैमिली हो गए, 20 मेंबर हो गए हमारी फैमिली में, तो हाँ बाइक कितनी है, 5 ही थी, तो उसमें क्या होगा, संसाधन कम हुए और लोग ज़्यादा बढ़ गए। तो कहने का मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये जान लीजिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, गरीबी और हमारी जनसंख्या बढ़ती हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है जो हमारे जीवन में दुख, दर्द तथा निराशा जैसी भिन्न समस्याएं को जन्म देती है। गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे जीवन में दुख दर्द देती है, क्योंकि आपके पास जब पैसा नहीं हुआ तो आपको बड़ा दर्द होगा, हम कैसा पैसा कमाएं, कैसे क्या करें जिससे हम आर्थिक स्थिति हमारी सही हो, हमारी स्थिति जो ख़राब है वो अच्छी हो जाए, और पैसा किसी माध्यम से हमारे घर में आए और हमारी गरीबी दूर हो। ठीक है, और हम जनरली इस टॉपिक में पढ़ेंगे गरीबी के क्या कारण हैं और उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, गरीबी में जीवन जीने के लिए व्यक्तियों को ना तो कुछ अच्छी शिक्षा मिल पाती है और ना ही उन्हें अच्छी सेहत मिल पाती है। देखा होगा, जो गरीब होते हैं मरीन बस्तियों में, छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो बहुत गरीब होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं। ना तो उनका मानसिक विकास हो पाता है और ना उनका शारीरिक विकास हो पाता है, क्योंकि जब वो मानसिक इसलिए विकास नहीं होता क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनके खाने के लाले लगे रहते हैं, उनके खाना पर्याप्त नहीं मिल पाता है। पढ़ाई की तो बात छोड़ ही दीजिए, शिक्षा की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। देखा होगा आपने, कहीं कहीं गरीब में शहरों में झोपड़ी पट्टी बना के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना पर्याप्त उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके और अपने बच्चों को जो ज़रूरी वाली दैनिक दिनचर्या वाली जो सामग्री होती है उसको दिला पाएँ। जब बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, वो शिक्षित नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, तो आगे वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है। क्योंकि जब मानसिक उसका विकास नहीं होगा, ना उसका शारीरिक विकास होगा, और वो कुछ आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक गरीबी का एक जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी एक प्रमुख कारण रहा है गरीबी का। गरीबी एक ऐसी मानवीय परिस्थिति थी जो हमारे जीवन में दुख और दर्द लाती है। गरीबी आपके जीवन में दुख दर्द लाएगी। आप आज सोच रहे हैं कि अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, ठीक है, अगर आप एक बार अपने मन में विचार बैठा के देखिए, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप ये मान के चलिए, कल्पना करें कि आप ठेला लगा के हुए खड़े हैं चौराहे पे, तो कितना बुरा लग रहा होगा। आपके जान पहचान वाले आपके बगल से निकल रहे हो, कितना दुख होगा कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस कारण से हम पढ़ाई में मेरी चूक रह जी, तो कितना दर्द होगा वहाँ पर कि हाँ हम एक ठेला लगाएं और आने जाने वाले हमको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो इसलिए अच्छा मौका है, अच्छे से पढ़िए, आप रिवीजन करते रहिए और अपनी आर्थिक स्थिति नौकरी पा जाइए, बस आपका काम ख़त्म वहीं से, फिर ज़िंदगी आपकी जिंगा लाला ललन टाप चलेगी। फिर है नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी कैसे बनते हैं, गरीबी के कारण। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? अत्यधिक जनसंख्या। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है गरीबी का, वो होता है जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या।
मैंने बताया ना कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ जाती है। सरकार के पास इतने साधन नहीं होते हैं कि सबको जॉब दिलवा पाए। अब इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, ना तो सरकार कोई कानून लाती है कि जनसंख्या वृद्धि का कोई कानून लाकर जो जनसंख्या बढ़ रही हो उसके नियंत्रण लाया जाए। जैसे कि चाइना में था, आपने देखा होगा, चाइना पे एक पॉलिसी थी कि हम दो हमारे दो, कि अगर वहाँ कोई 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसे ना कोई सरकारी लाभ मिलेगा और ना उसका कोई सरकारी पद पे आसीन हो सकता है। तो ऐसा वहाँ पर जनसंख्या कानून लगाया गया था। लेकिन हमारे लोग में जो नेता लोग हैं ना, ये देश को बर्बाद करके रखे हैं। वो अपने वोट बैंक के चक्कर में इस पर कोई जनसंख्या वृद्धि कानून लेकर नहीं आते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या रही है गरीबी का कारण की। फिर लाचार व्यवस्था में कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे गरीब होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, ना तो उनका शैक्षिक विकास होता है, क्योंकि जब उनके खाने के लाले पड़े रहते हैं, न तो खाना सही से खा पाते हैं और ना पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने गरीब होते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना उनका कोई विकास करवा पाते हैं। तो ये कहने का मतलब जो पर्याप्त शिक्षा होती है वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। आजकल के समय में देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। इसीलिए सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं अपने यहाँ बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके कोई अच्छे से प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवा दें, और वहाँ उनको एक मोटी रकम देना पड़ता है फ़ीस के रूप में। आप मान के चलिए एक अच्छे से स्कूल की जो फ़ीस नर्सरी केजी या एलकेजी की जो फ़ीस होती है वो लगभग 2 से 3 हज़ार पर मंथ होती है। तो ये कौन अफोर्ड कर पाएगा जिसके घर में आय का कुछ स्रोत होगा। जब तक स्रोत नहीं होगा तब तक कोई बच्चा अपने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। तो ऐसा मान के चलिए जब उच्च शिक्षा होगी तभी वो अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा पाएगा और उसको जॉब दिलवा पाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं बेरोज़गारी भी एक गरीबी का मुख्य फैक्टर है। कैसे फैक्टर है कि लोग जब बेरोज़गार होंगे तो धन का अर्जन नहीं कर पाएंगे, और जब धन का अर्जन नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक वो गरीब हो जाएंगे। हमारे देश में बेरोज़गारी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, बेरोज़गारी की कुएं में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रोज़गार के चक्कर में जाते हैं, किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर घर से दूर रहते। कोई उत्तर प्रदेश का है तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में जॉब कर रहा है, बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनको अपने घर के अगल बगल कोई जॉब अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए वो घर छोड़ के दूसरी जगह कमाने के लिए चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बेरोज़गारी भी एक प्रकार की प्रमुख समस्या रही है हमारे भारत देश में। फिर है विफल सरकारी योजना। कुछ सरकारी योजना जो होती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं, लेकिन उनका जो पूरा पैसा होता है वो गरीबों तक नहीं मिल पाता है। बीच में जो दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो खा जाते हैं। अभी तमाम सारी योजनाएँ आती हैं। आपको मैं बता दें कि कोई भी सरकारी अगर काम होता है, अगर एक सरकारी मकान किसी को पीएम आवास योजना के तहत कोई कॉलोनी मिलती है तो सारा पैसा उसी को नहीं मिलता है। बीच में कुछ बिचौलिए दलाल होते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर खिसका लेते हैं। ठीक है, हम उन पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं इस बात को कि ऐसा होता है। इस हमारे भारत देश में ऐसा भी देखने को मिलता है कहीं का पर। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है कि कहीं पर जो इंजीनियर्स होते हैं तो वो जो पीएम आवास योजना के तहत जो पैसा आता है उसमें थोड़ा बहुत पैसा उनसे ले लिया जाता है और वो इंजीनियर बाद में पकड़े जाते हैं और उनकी कार्रवाई होती है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी योजना जो होती हैं उनका पर्याप्त रूप से गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है डायरेक्ट रूप में, क्योंकि वो पैसा जो आता है वो इनडायरेक्ट वे में आता है और उनको पर्याप्त जो सरकार नीति लाती है, योजना लाती है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। फिर बढ़ती महंगाई। आपको महंगाई के ये आराम बताएं, अगर आप सुबह 500 के नोट के लेकर चलिएगा घर से और शाम तक आइए तो आप हिसाब नहीं दे पाएंगे कि पैसा कहाँ खर्च कर दिए। इतना महंगा ट्रैवल का चार्ज रहता है, इतना बाहर की सामान महंगी हो गई है कि आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस बढ़ती जनसंख्या के कारण। और गरीबी में आप इतने पास इतना पैसा नहीं है कि आप हर चीज़ इतनी में खरीद लें, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की कमाई घटती जा रही है। इनकम का स्रोत जो है वो घटता जा रहा है और महंगाई हमारी पीक की ओर जा रही है। फिर है नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं, मान लो कहीं पर आपका जैसे घर उत्तराखंड में हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो प्राकृतिक आपदाएं की वजह से वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते, वो पलायन कर जाते हैं वहाँ से। मान लो उत्तराखंड के कहीं भूस्खलन आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं ये भी एक प्रकार की गरीबी का कारण होती हैं। फिर है शराब, लत, जुआखोरी, मदिरापान। कुछ लोग जो होते हैं वो मदिरापान का सेवन करते हैं, शराब खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और उसमें सब अपना जो धन होता है वो खर्चा कर देते हैं। तो ये भी गरीबी का मुख्य कारण होता है। मदिरापान हो गया, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और उस जो मादक पदार्थ होता है उस पर लिखा भी होता है कि तम्बाकू जो होता है वो जानलेवा होता है, लेकिन लोग उसका निरंतर यूज करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। फिर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ जो होती हैं
हम बता दें, अगर आपको बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो आपको इतना महंगा मेडिकल फैसिलिटी रहती है कि आप उसमें ऐसा आज से 20-25 साल जो आपका मान लीजिए कोई नॉर्मल ऑपरेशन होता था आपका कोई भी लेकर स्टमक का, पेट का, तो आपको 4-5 हज़ार रुपये दे करके आपका ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन आज के माहौल में इतना महंगाई बढ़ गई है कि मेडिकल फैसिलिटी में आपका बहुत सारा, अगर हल्का से आप बीमार होते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी में आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। अगर आप नॉर्मली कोई ऑपरेशन करवाएंगे तो लगभग 1 लाख या 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है नॉर्मल चीज़ में। और यही जो पहले आज के 20-25 साल पहले था, इतना पैसा नहीं लगता था। तो आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि तब इतनी कमाई भी तो नहीं होती थी, इतनी महंगाई भी नहीं थी। तो माना ठीक है, उस टाइम लोगों की जो इनकम थी उसी हिसाब से थी। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है इस टाइम आदमी की इनकम का स्रोत जो होता है कम होता है। मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियाँ होती उनमें बहुत सारा पैसा लगता है ठीक करने में। तो एक प्रकार ये भी एक आदमी को गरीब की ओर लेकर जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध न होना। कृषि योग्य जो भूमि होती उपलब्ध न हो पाना। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी पर मतलब जो कृषि योग्य भूमि होगी, जब लोग घर नहीं, देखो सब जगह घर बन चुके हैं, तो जगह जब नहीं बन जब जगह जो होती है वो जब नहीं बचती है तो लोग जो कहाँ पे कृषि करते हैं, जहाँ पे खेती करते हैं, तो वहाँ अपना आवास बनाकर रहने लगते हैं। तो वो जो कृषि योग्य भूमि थी वो कम पड़ जाती है, जिससे हमारी खाद्यान्न जो उत्पन्न होता है, धान, गन्ना, चावल, गेहूँ का, उस पर उत्पादन में कमी होती है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, रोड बनवाएंगे अपने खेतों तक जाते हुए, तो इससे क्या होगा, उनमें जो खेती की उपज थी वो घट जाएगी, निरंतर घटती रहती है। तो इस कहना क्या, कृषि योग्य भूमि है वो निरंतर घट रही है। सरकार की नीतियों का लाभ न मिलना, ये मैंने बता ही दिया है कि सरकारी लाभ की कुछ योजनाएं होती हैं जो जनता, गरीब जनता को नहीं मिल पाती हैं। फिर बेरोजगारी, बेरोजगारी भी एक मुख्य फैक्टर है। उद्योग कारखानों का अभाव, कहने का मतलब है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उनको उद्योगों में, उनको कारखानों में उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, सरकार को चाहिए कि अच्छे अच्छे इंडस्ट्री डेवलप करे, निवेश करे अपने भारत देश में। ठीक है, और उसमें जो जॉब होती हैं वो वर्कर को दिलाएं। ठीक है, लोगों को दिलाएं, अधिक से अधिक जॉब दिलवाएं। क्योंकि जब जॉब दिलवाएंगे, निवेश होगा, तो वहाँ पर लोगों का आर्थिक स्थिति सही होगा। फिर लोगों का अशिक्षित होना, अशिक्षित लोग, देखो अब हम आपको बताएं, अशिक्षित लोग जो होते हैं वो कहीं के बेचारे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको धमका, कभी कभी उनका शोषण भी हो जाता है। कि अशिक्षित लोग जब नहीं होंगे, आजकल शिक्षित को कोई तो पूछ नहीं रहा है, जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तो अशिक्षित लोगों को कौन पूछेगा। तो ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। अब देखो, पहले मैंने ये टॉपिक बता दिया है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारी गरीबी के हैं। अब इन जो टॉपिक दिए हैं इनको हम अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया, अगर देखो हम आपको पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू, सारे चैप्टर के सिलेबस में सारे चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ कराएंगे। ठीक है, तो उससे आप परेशान मत होइए, मैं पहले थ्योरी करा रहा हूँ। मुझे पढ़ाने का था, मैं यहाँ ऐसे आपको पॉइंट वाइज ऐसे बता देते कि ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे, बस आपको उसको डीप नहीं पढ़ाता। ठीक है, आप जब डीप में पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी जान पाएंगे। आपके ग्रेजुएशन में, आपको बीए हो या ग्रेजुएशन कोई भी हो, अगर सोशोलॉजी सब्जेक्ट था, आपने पढ़ा है, तो जान रहे होंगे उसमें कितना टिपिकल पूछा जाता है। एक ऐसे आपको राइटर के नाम मिलेंगे जो आप कभी सुने नहीं होंगे। जैसे बता दूं, दुर्खीम हो गया, गैलिन हो गया, पार्सन्स हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, बहुत से राइटर हैं जिनके आप नाम कभी सुने नहीं होंगे। तो ऐसा देखने आपको एग्ज़ाम में ऐसा मिलेगा कि कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो आपसे पूछेगा तो ये स्टेटमेंट कौन से राइटर, कौन से थिंकर ने दिया था। तो जब तक आप डीपली में हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जनसंख्या के जो फॉर्म फिलअप हैं वो ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। 2693 पद हैं, लेकिन इतना भी मान के मत चलना कि 2693 पद कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही पद चाहिए, 2692 से आपका कोई मतलब नहीं है। एक सीट के लिए आपको फाइट करना है और उससे हासिल करके रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना, हम टॉपिक पे आते हैं वापस बिना किसी देरी के। तो यहाँ जो मेरा पहला पॉइंट है वो है उचित शिक्षा का अभाव। गरीब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार अपने अपने विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलाती है। सभी लोग शिक्षा की इस सरकार व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसी कारण से उचित शिक्षा को गरीबों को नहीं मिल पाती है। जो उचित शिक्षा होती है वो गरीबों को नहीं मिल पाती है। शिक्षा के अभाव में गरीब लोग ज़िंदगी में मिलने वाले मौके नहीं बुना पाते हैं और ना ही कोई नया मौका खुद बना पाते हैं। उनके ये तो पता नहीं चलता कि इस तरह के कोई दो बूढ़ी गरीब अपनी गरीबी को कुचल के तोड़ पाए। कुछ गरीब शिक्षा को महत्वहीन मानते हैं। वे अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय उनसे काम करवा कर फिर परिवार की आमदनी बढ़ाते हैं। कहने मतलब, जब देखो हम आपको बताएं, जब
जो बच्चा होता है उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को काम पे भेज देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा जब काम करने जाएगा तो वहाँ से पैसा लाएगा तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बच्चा मेरा जाएगा तो वहाँ पर जब काम करने जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, अशिक्षित रह जाएगा। जो अशिक्षित रहेगा उस टाइम तो उनको लगता है कि हाँ मेरा बेटा कमा के ला रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको बुरा लगेगा कि हाँ अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बेटा मेरा अशिक्षित है और ये कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, ये दोनों के बारे में हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेटा कह दिए तो बेटा हुआ, वहाँ पर लड़की भी हो सकती है ऐसा, ठीक है। फिर देखते हैं नीचे क्या है। ये बात कुछ हद तक कम गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी लागू होती है। ये लोग प्रारंभिक और आगे की शिक्षा या तो पा जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञता वाली शिक्षा जो कि या तो सरकारी सीमित क्षेत्र में सीमित है या फिर बहुत महंगी है। कई प्रकार के आगे बढ़ने के अवसर उचित शिक्षा के अभाव में लोगों के हाथ निकल जाते हैं। कहने मतलब जो कभी कभी महंगी फीस के कारण लोग अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स नहीं रहता है, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। कि अच्छे स्कूल में तब पढ़ा पाएंगे जब उनके पास मनी होगी, पैसा होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य में बहुत अधिक खर्चा होना। मैंने बताया ना, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती तो आपको ठीक करने में बहुत सारा पैसा आपका खर्चा होता है, बहुत सारा आपका रेवेन्यू लगता है, आपका पैसा लगता है। जो आपका जो अर्थव्यवस्था होती है आपकी गड़बड़ा जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति होती ख़राब हो जाती है। आपको मान लो कोई कभी कभी अचानक एक्सीडेंट आपका हो गया तो उसमें काफ़ी सारा पैसा लग जाता है कि हाँ घर में ऐसा तो नहीं कि हाँ आप लखपति होंगे तो बात ठीक है। आपके पास अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपके पास इतना पैसा हर किसी के घर में नहीं होता कि तुरंत एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कभी एक्सीडेंट वगैरह स्वास्थ्य बीमारी जो होती हैं आ जाती हैं तो उनमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि आजकल की मेडिकल जो फैसिलिटी बहुत महंगी होती जा रही है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये भी हमारे गरीबी की ओर लेकर जा रही है। इसमें देखेंगे क्या है, अधिकांश गरीबों का रहन सहन ऐसी जगहों पर होता है जो कि बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं होती है। ऐसे में आए दिन कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, जिससे रोजाना आय तो जाती ही है बल्कि आय का बहुत बड़ा हिस्सा मिलकर खर्चे में चला जाता है। मैंने बताया कि बहुत बड़ा जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, गरीब होते हैं, बस्तियों में रहते हैं, खंडहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर तमाम प्रकार की संक्रामक बीमारियाँ हो गई, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, डेंगू हो गया, तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। एक तो उनको इनकम का सोर्स नहीं था गरीबों को, ऊपर से वो उनके पास बीमारी आ गई तो उसमें सारा पैसा लग जाता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल खर्चे में चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रकार का एक ऐसा हो गया। अल्प आय वर्ग के मध्यम वर्ग भी स्वास्थ्य में बहुत अधिक खर्चे होने की वजह से आप अस्पतालों के बिल चुकाते कब गरीब में पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। मध्यम वर्गीय की भी बात कर रहे हैं कि इतना कभी कभी मेडिकल फैसिलिटी का बिल चुकाते हैं कि हाँ जनरल अगर पेशेंट को एडमिट हुआ तो उनका बिल लगभग जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है इतना बना देते हैं कि आप उसको पे नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा बना देंगे कि हाँ औसत ज़्यादा, एक दिन का बेड चार्ज लगाएंगे 4,000 5,000 रुपये एक दिन का, फुल एसी वाला। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है इनमें। इन वर्ग के लोग को तो खासकर तौर पर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहना चाहिए। जो मध्यम मोटे वर्ग के लोग होते हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर अपने उसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत खर्चा होने के कारण लोन लेते हुए देखा, जिससे फिर वे सहन करते। बहुत सारे क्या होते हैं जिन घर में पैसा नहीं होता है, अगर कोई बीमार हो गया तो क्या करते हैं, दूसरे से लोन लेते हैं, कहीं से उधार लाते हैं, मांगते हैं और उसको चुकाते चुकाते वो इतना गरीब हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, असहाय हैं किसके आगे, बीमारी के आगे। तो एक प्रकार वो कर चुकाते चुकाते गरीब की ओर निरंतर चले जाते हैं, गरीब की ओर उनको घसीटा जा रहा है। नए गरीब बनने में उचित दर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं न मिलना और अपने स्वास्थ्य को लेकर लोगों की लापरवाही बहुत बड़ा कारण है। लापरवाही भी बहुत बड़ा कारण होती है। फिर है मेरा शराब की लत। मैंने बताया शराब की लत बहुत ख़राब होती है, ये गरीबी की ओर घसीटती है। कोई भी शराबी होगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको जानते हो अगर पर डे का 100 रुपये की दारू पिया तो एक महीने में 3,000 रुपये हो गई और एक साल में 36,000 रुपये की उसकी दारू हो गई। तो कितना कमाता है, और कमाता मान लो वो 10,000 रुपये है महीने में, तो उसका 1,20,000 में से 36,000 माइनस हो गया तो उसका कितना बच पाएगा, घर का खर्चा भी चलेगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब एक शराब की जो लत होती है वो बहुत बेकार हो, चाहे शराब हो, चाहे गुटखा हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, ये सारी लतें जो होती हैं धूम्रपान की सब बेकार होती हैं और इनसे हमारा जो स्तर होता है पैसे का गिरता ही चला जाता है, हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर देखते हैं, मैंने अपने जीवन में अब तक ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शराब की लत के कारण अपना पैसा और स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शराब के कारण अल्प आयु में ही मौत हो जाती है, आगोश में चले जाते हैं। जो शराब का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती हैं, उनके फेफड़े
ख़राब हो जाते हैं, उनका लीवर ख़राब हो जाता है, उनकी जो पेट का इंटरनल स्ट्रक्चर वो ख़राब हो जाता है और वो अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, निपट जाते हैं। ठीक है, चाहे शराब को पीकर कोई भी अपराध करना हो, कहीं पर दुर्घटना में चोटिल होना हो या मौत हो जानी हो, या फिर स्वयं शराब के कारण स्वास्थ्य के कारण कोई ढंग का काम नहीं कर पाना, फिर लीवर की खराबी के कारण मौत होना, ये हर हाल में लोगों का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। दारू पियोगे, लीवर ख़राब होगा, जब लीवर ख़राब होगा तो अस्पताल में एडमिट हो गए तो आपका पैसा खर्च होगा, जब पैसा खर्च होगा तो आप गरीब होंगे। आप लिंक करते हुए हर चीज़ को चलें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा कोई ना कोई ढंग का काम। ठीक है, जिस पैसे से लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, उस पैसे को शराब के ऊपर खर्च करके लोग वापस आ जाते हैं जहाँ से गरीबी के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ होता है। मतलब गरीबी से थोड़ा उठ पाए, गरीबी से थोड़ा उठे, तैसे वो तुरंत तो दारू पीना स्टार्ट कर दी। अब दारू पिए, उनका लीवर ख़राब हुआ, अस्पताल गए, अस्पताल में एडमिट हुए, एडमिट वाले ने उन्हें 20,000 का पर्चा थमा दिया कि लो जाके पे करो इसे, तो वहाँ पर पैसा का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। तो इसलिए दारू की लत को छोड़ना है और नशा मुक्ति होना है, जिससे हमारा पैसा बच जाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी योजनाओं को भी लोगों को गरीब बना रही है। कहने मतलब कुछ सरकारी योजनाएं जो सरकारी योजनाएं हैं जो शरीर को लोगों को गरीब बना रही है। कैसे बना रही है, मैं इस हेडिंग में पढ़ूंगा। भारत की केंद्रीय सरकार हो या फिर राज्य सरकारें सभी गरीबों के लिए दम भरते हैं और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाते रहते हैं। इन सब योजनाओं को थोड़ा बहुत लाभ गरीबों को होता है और बहुत सारा फायदा बीच के दलाल सरकारी अधिकारियों को होता है। देखो, सरकार बहुत सारी ऐसी योजना लाती है कि सरकार गरीबों का उन्मूलन करें, गरीबों को उनकी गरीबता से दूर करें, लेकिन बीच में ऐसे दलाल बिचौलिया आ जाते हैं जो उनका सारा पैसा खा जाते हैं। ठीक, अधिकारी ऐसे होते पैसा खा जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए सरकार से कि हाँ, बीच का पैसा ना खाएं। तो सरकार बहुत योजना लाती है जो धरती पर धरातल पे नहीं आकर बीच में ही ख़त्म हो जाता है पैसा। तो इस प्रकार तमाम सरकार की योजनाएं होती हैं जो असफल रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कर्मचारियों और नेताओं का तो होता है। इन योजनाओं को चलाने के लिए अनेक कंपनियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और कर्मचारी लगते हैं और वे इसके वास्तविक लाभार्थी बनते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, इनमें गरीबों को गरीब ही रहने का पुरस्कार मिलता है। अधिकांश सरकारी गरीबी को योजनाओं में गरीब के किसी न किसी पैमाने के अंदर होने के कारण लाभार्थियों को तरह तरह के राशन, घर, पढ़ाई इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। गरीब देखो कभी कभी फ्री राशन भी मिल, आप आज के ज़माने में क्या देखो, आज के समय में जो गरीबों को राशन फ्री में मिल रहा है। ठीक है, सरकार योजना ला रही है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ गरीबों की हालत में सुधार होता है। फ्री राशन दे रही है। पहले हमारे देश में क्या था, सिलेंडर नहीं मिल पाता था, लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन हाँ, सरकार की ये हम बताएंगे, ये थोड़ा नीति अच्छी रही है उज्ज्वला योजना के तहत कि लोगों को सिलेंडर भरवाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। फ़िलहाल इतना महंगा है कि एक बहुत गरीब आदमी है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो लोग अब गैस पे खाना नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास इनकम का स्रोत नहीं है, और जब इनकम का स्रोत नहीं होगा तो वो सिलेंडर नहीं खरीद पाएगा। आज का सिलेंडर लगभग 1000 या 11 या 1200 के करीब में होगा सिलेंडर गैस का, मुझे एक्चुअली रेट नहीं पता है उसका। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि बढ़ती महंगाई, ये भी मेन फैक्टर होता है आपकी गरीबी का। जब महंगाई बढ़ रही होती है, आपके पास इनकम का स्रोत नहीं है, आपके पास पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, लेकिन जो महंगाई हमारी प्रतिदिन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप सुबह मार्केट से निकलें और 500 की नोट निकलें और शाम तक क्या आप 2 ही घंटे में 1 किलो चीनी ले लीजिए, 2 किलो दाल ले लीजिए, यही आप फुटकर सामान दैनिक चिनकरिया वाले ले लेंगे तो आपका 500 रुपये तुरंत ख़त्म हो जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे क्योंकि इतना महंगाई बढ़ चुकी है और आपका इनकम जो सोर्स था वो इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई बहुत दुगनी स्पीड से बढ़ रही है। इसमें क्या है, बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। जो कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं कि तेल, नमक, शक्कर, चीनी, चावल, ये सब जो हो गया, मैंने बताया बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसमें मानव का विकास होता है। बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, जिसमें मानव डिपेंड रहता है, आदमी डिपेंड रहता है, फैमिली डिपेंड रहती है। किस पे डिपेंड रहती है, खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, पानी में रोटी दाल ये सब मिल जाए, बस उसका जीवन चलता रहेगा। इसी के लिए वो जीवन में संघर्ष भी करता है। तो कहने का मतलब जो मानव के जीवन की जो बुनियादी ढांचा है, जिसमें आवश्यक सामग्री है, जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, जो भी खाद्यान्न सामग्री होती है, ये आदमी के जीवन के बुनियादी ढांचा होता है। इसी पे उसका पूरा जीवन आधारित रहता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए जीवित रहना ही एक चुनौती है। भारत में गरीबी का एक अन्य कारण जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का असमान वितरण भी है। इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले को अक्सर कारीगरों की आय बहुत कम है। असंगठित क्षेत्रों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि मालिकों को उनके मजदूरों की कम आय और ख़राब जीवन शैली को कोई परवाह नहीं करता। जो मालिक होते हैं वो छोटे मजदूरों को
उनका शोषण करते हैं, उनको कुछ समझते नहीं हैं कि हाँ ये तो लेबर है, कम आय, उसको अगर कम पैसा दोगी तब भी वो काम करने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है सिवाय लेबर के, केवल मजदूरी के। तो वो क्या करेगा? काम करने तो आएगा, उससे मजबूरी काम करवाने उसको लाएगी, क्योंकि अगर उसको खाना है, पेट पालना है तो कुछ ना काम करेगा। तो इस प्रकार क्या है, एक बढ़ती महंगाई में भी उसका कुछ ना काम नहीं चलने वाला, तो काम थोड़ा बहुत कर ही लेता है इधर उधर। उनकी चिंता सिर्फ लागत में कटौती और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। जो उनके मालिक होते हैं, जो काम करवाते हैं, उनसे लेबर से बहुत कम मतलब होता है। वो सोचते हैं हम ऐसा क्या काम करें जो हमारा लाभ हो, ज़्यादा हो, और मज़दूरों का उसमें शोषण होता रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं नौकरियों की संख्या के मुकाबले नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या अधिक है। देखो हमारे देश में नौकरियां कम हैं, लेकिन नौकरी को तलाशने वाले लोग बहुत हैं। बहुत युवा हमारे बेरोज़गार टहल रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट जॉब में भी जुगाड़ लगवाना पड़ता है। ऐसा हमारे भारत देश में इतनी बेरोज़गारी चरम पे है, सीमा उच्च है, उसका पीक है, सबसे हाई है। अकुशल कारीगरों को कम पैसे काम करने वाले अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कहने का मतलब जो अकुशल कारीगर होते हैं उनको क्या, अकुशल मतलब कहने उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती है, तो क्या करेंगे? उनको कम पैसों पे भी आदमी अपने वहाँ रख लेगा जॉब करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, भारत की बढ़ती जनसंख्या। मैंने बताया कि भारत की जो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी एक मुद्दा रहा है गरीबी का। जब जनसंख्या बढ़ेगी, रोज़गार है नहीं, तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, ये सब जो होंगे वो उनका पीक होगा। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तीव्र गति से कि हमारे भारत में जो दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये किस लिए बढ़ती जा रही है? क्योंकि इतनी जनसंख्या हो गई, इतने साधन, इतने रोजगार हैं नहीं कि सभी को नौकरी मिल पाए। यह एक बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। इससे निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है और प्रति व्यक्ति आय घटती है। एक अनुमान के अनुसार भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की अग्रसर है। मैंने बताया थी चाइना के बाद अपना भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब जनगणना होगी तो चाइना से ऊपर अपना भारत देश निकल जाएगा। इतनी तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। मतलब आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो भारत की जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त साधन नहीं होते कि आदमी बेरोजगारी से निकल कर रोजगार प्राप्त कर सके। अब तो भारत की सड़कों पर बढ़ती हुई जनसंख्या महसूस होने लगी। भारत में जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है कि कुल उत्पादन पर प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में अधिक धन नहीं हो पाता है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने का समय आ गया, ताकि गरीबी को काबू में किया जा सके। अब देखो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है। मैंने बताया था प्राकृतिक आपदाओं से हमारी गरीबी बढ़ती है। क्या होती है देखेंगे इस हेडिंग में। भारत में गरीबी के अनेक कारणों में से एक भारत के विभिन्न भागों में किसी न किसी समय आने वाली प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी दोषी होती हैं। देखो जैसे हो गया कोरोना आ गया था। कोरोना में एक आपदा ही समझ लो, महामारी ही समझ लो। इस कोरोना में बहुत से लोग अपना जॉब खो दिए, आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो गई, गरीब हो गए। तो कहने मतलब है कि कभी कभी स्वास्थ्य समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं भी आदमी को गरीब बना देती। भूस्खलन आ गई, बाढ़ आ गई तो उनकी खेती डूब गई, ठीक है, फसल ख़राब हो गई। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। कहीं भारी बारिश हो गई, ओला पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई। ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। अत्यधिक ठंड मौसम रहता है और वर्षा के अधिकांश समय बर्फ़ रहती है। कहीं ज़्यादा बारिश से बाढ़ रहती है, मैंने बताया बाढ़ रहती है। कहीं सूखा रहता है और कहीं ज़मीनी रेगिस्तानी है। कहीं जंगल है, कभी भी भूकंप भी आ जाता है। इन सब प्राकृतिक कारणों से बढ़ती जनसंख्या प्रभावित होती है। जब काम करने का मौका प्राकृतिक आपदाओं की वजह से चला जाता है तो लोग की आय बिगड़ जाती है। ऐसे प्राकृतिक आपदा कोई आ गई, बाढ़, तो वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलेगा। कोई भी प्राकृतिक कोरोना ही आ गया था तो क्या हुआ, लोगों का काम चला गया, जॉब छूट गई तो क्या हुआ, वो निर्धन हो गए, जॉबलेस हो गए, तो उनको गरीबी की ओर धकेल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ टॉपिक थे जो हमको आपको बताए हैं मेन। अब हम बताएंगे अगले जो चैप्टर हमारा रहेगा दहेज। दहेज के क्या कारण है, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दहेज को रोकने के कौन सा हमारा अधिनियम आया था। तो उस जो हमारा वीडियो है, तो उस नेक्स्ट वीडियो हमारा दहेज के बारे में रहेगा। ये जो वीडियो रहा एक गरीबी के बारे में रहा। ठीक है, तो ऐसा है हमारे सारे वीडियो पार्ट वाइज से प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आप जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए और बार बार रिविज़न करते रहिए, जिससे आपके अच्छी मार्क्स आने की प्रबल संभावना नहीं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस को देख रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।